शहर से दूर चारों तरफ खेतों से घिरे एक सूने इलाके में जो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही पलों में इंतजार की घड़ी खत्म हुई और उसने बंदूक उठाकर सामने निशाना साधा। तभी अचानक उसके सामने हाथ पैर बंधा एक आदमी प्रकट हो गया और जो ने बिना देर किए एक गोली सीधा उसके सीने में उतार दी। फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और चाकू से उसके कपड़े पीछे से फाड़ दिए। उसकी पीठ पर 4 चांदी के बार्स बंधे थे, जिन्हें देखकर जो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जो उस आदमी की लाश को ट्रक में फेंककर एक बंद फैक्ट्री तक ले आया और उसे आग की भट्टी में ढकेल दिया। इस तरह आज का उसका काम पूरा हो गया। वक्त है सन 2044 का। इंसान साइंस में बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन टाइम ट्रैवल अब भी सिर्फ वैज्ञानिकों की कल्पना है। मगर जो का कहना है कि आज से 30 साल बाद टाइम ट्रैवल की खोज हो जाएगी। हाँ, खोज होते ही सरकार इसे गैरकानूनी घोषित कर देगी और इस पर तुरंत पाबंदी लगा देगी। भविष्य में एक बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अपने जुर्म छुपाने के लिए टाइम ट्रैवल का गुप्त इस्तेमाल करेगी, जो ये सब पहले से जानता था, क्योंकि वो खुद उसी गैंग के लिए काम करता था जिसे सब द मॉब के नाम से जानते थे। जो के हिसाब से 30 साल बाद यानी 2074 में अगर कोई इंसान मर्डर या कोई बड़ा अपराध करता है तो उसका छुपाना नामुमकिन होगा। पुलिस से बचना भी असंभव होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हर इंसान के शरीर में ट्रैकर फिट होगा जो तुरंत उसकी पहचान और लोकेशन दिखा देगा। इसलिए अपराधियों के लिए अपने दुश्मनों को मारकर उनकी लाश गायब करना मुमकिन नहीं था, मगर मॉब ने इसका भी हल निकाल लिया था। जब भी उन्हें किसी को खत्म करना होता, वे मौजूदा टाइम के कुछ चुनिंदा किलर्स को काम पर लगाते, जिन्हें लूपर्स कहा जाता था, जो भी उन्हीं में से एक था। भविष्य में मॉब पहले अपने टारगेट को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देता और चेहरा कपड़े से ढक देता, फिर टाइम मशीन के जरिए उस शख्स को आज के वक्त में भेज देता, सीधा किसी लूपर के पास। हर लूपर की अपनी अपनी तय जगह होती थी जहां उसका टारगेट भेजा जाता था। लूपर को बस इतना बताया जाता था कि टारगेट किस वक्त भविष्य से प्रकट होगा। जैसे ही वो सामने आता, लूपर बिना वक्त गंवाए गोली मार देता और बाद में उसकी लाश जला देता। ऐसे टारगेट भविष्य से हमेशा के लिए मिट जाते और मॉब पर कभी कोई शक नहीं होता। साथ ही मॉब हर टारगेट की पीठ पर चांदी के बार्स बांधकर भेजता था, जो उस काम का इनाम होता। मॉब के लोग आज के वक्त की एक माफिया कंपनी से भी जुड़े थे, जो लूपर्स के काम पर हमेशा नजर रखती थी। ये काम लूपर्स को खूब ऐशो आराम देता, लेकिन डरावना सपना तब बनता जब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आता, क्योंकि टाइम ट्रैवल भविष्य में इतना गैर कानूनी था कि मॉब अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए जब भी किसी लूपर को रिटायर करना होता, मॉब भविष्य से उसी लूपर का 30 साल बड़ा रूप पकड़कर भेज देता, ताकि वही उसका आखिरी टारगेट बने। लूपर के भविष्य वाले रूप का चेहरा हमेशा कपड़े से ढका होता था, इसलिए लूपर खुद ये पहचान ही नहीं पाता कि सामने खड़ा इंसान असल में उसका अपना फ्यूचर है। वो उसे आम टारगेट मानकर गोली मार देता और इस तरह उसका भविष्य वाला रूप हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसे ही लूप क्लोज करना कहा जाता था। लूपर को तभी पता चलता था जब टारगेट की पीठ पर चांदी की बजाय सोने के बार्स बंधे मिलते। सोना देखकर लूपर समझ जाता कि अब उसे रिटायर किया गया है और वही उसका इनाम है। पिछले कुछ दिनों से हालात अजीब थे। पहले कभी कभार ही किसी लूपर को रिटायर किया जाता था, लेकिन अब तो रोज एक के बाद एक लूपर्स का लूप क्लोज किया जा रहा था। जो को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ आज में जीता था। अब तक उसने इस काम से ढेर सारे चांदी के बार्स जमा कर लिए थे। हर काम के बाद वो माफिया कंपनी के क्लब में जाकर ड्रग्स में डूब जाता। इसके अलावा वो रोज कुछ वक्त एक कैफे में भी बिताता, जहां बिट्रिक्स नाम की वेट्रेस उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उस वक्त दुनिया की करीब 10% आबादी में टेलीकिनेटिक ताकतें विकसित हो चुकी थीं, जिससे वे किसी चीज पर ध्यान लगाकर उसे हवा में उड़ा सकते थे। हालांकि उनकी ताकतें इतनी सीमित थीं कि वे सिर्फ सिक्के जैसी हल्की चीजों को ही कंट्रोल कर पाते। उन्हीं लोगों में से एक था सेथ, जो खुद भी लूपर था और जो का अच्छा दोस्त। एक दिन जो अपने घर पर चैन की नींद सो रहा था कि अचानक सेथ खिड़की से अंदर घुस आया। वो बुरी तरह डरा हुआ था। जो ने तुरंत उससे पूछा कि आखिर वो इतना घबराया क्यों है। सेथ ने घबरा कर बताया, आज मॉब ने मेरे लिए फ्यूचर से एक टारगेट भेजा था। उसका चेहरा तो कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन आते ही उसने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, वही गाना जो मेरी माँ बचपन में मुझे सुनाया करती थी। तभी मुझे समझ आ गया कि वो टारगेट दरअसल मेरा ही भविष्य वाला रूप है। मुझे उसे मारकर रिटायर होना था, लेकिन उसे खत्म करने से पहले मैं उसका चेहरा देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसका नकाब हटाया। तभी उसने कहना शुरू किया कि फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन मॉब का नया बॉस बन चुका है, द रेनमेकर। वो रेनमेकर असल में सारे लूपर्स को रिटायर करना चाहता है, इसलिए वो एक एक करके हमारे फ्यूचर वाले रूपों को पास्ट में भेजकर हमें मरवा रहा है।
ये सब बताते ही मेरा फ्यूचर आकृति अचानक भागने लगी। मैं उसे मार सकता था पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई। अब हमारी माफिया कंपनी वाले भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। वे मुझे मिटा देना चाहते हैं क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। ये सुनाते ही सेथ डर के मारे जो के आगे गिड़गिड़ाने लगा। तभी उसी वक्त माफिया के लोग जो के घर के दरवाजे पर आ धमके और जोर जोर से दीवार पीटने लगे। खतरे को भांपकर जो ने सेथ को बेसमेंट में लगे एक खुफिया लॉकर में छिपा दिया, वही जगह जहां वो अपने चांदी के बार्स जमा करके रखता था। उसके बाद जो ने दरवाज़ा खोला और माफिया के लोग अंदर आकर सेथ की तलाश करने लगे, पर वे सेथ को नहीं ढूंढ पाए। माफिया वालों में एक किड ब्लू नाम का आदमी भी था। किड ब्लू ने जो से कहा कि तुम अभी हमारे साथ चलो, बॉस तुमसे मिलना चाहता है। इस पर जो किड ब्लू के साथ बॉस के पास गया। उनका बॉस था एब, जो असल में भविष्य से आया हुआ था। कुछ साल पहले मॉब वालों ने एब को पास्ट में भेजा था ताकि लूपर्स को चलाया जा सके, और एब ने आकर यहाँ एक बड़ी माफिया हकीकत खड़ी कर ली थी। अब पूरे शहर में उसी का बोलबाला था। एब ने जो से कहा, मुझे पता है सेथ तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं जाएगा। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हमें सेथ का ठिकाना बता दो, वरना हम तुम्हारे सारे चांदी के बार्स जब्त कर लेंगे जो तुमने अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रखे हैं। ये सुनकर जो पल भर के लिए सोच में पड़ गया। उसे समझ था कि आज नहीं तो कल सेथ पकड़ा ही जाएगा, इसलिए उसने अपने चांदी के बार्स बचाने का सोचा और एब को सेथ का पता बता दिया। उधर ओल्ड सेथ जो अपना बचाव करते हुए भाग रहा था, अचानक उसके हाथ पर पुराने जख्म की तरह एक एड्रेस उभर आया। ये साफ संकेत था कि यंग सेथ पकड़ा गया है और एब के लोग उसी एड्रेस के जरिए ओल्ड सेथ को बुला रहे हैं। ओल्ड सेथ यंग का ही भविष्य था, इसलिए यंग के साथ जो कुछ भी होगा उसका असर ओल्ड पर भी पड़ेगा। पर उसने इसे नजरअंदाज करके भागना जारी रखा और तभी एक एक करके उसकी 2 उंगलियां गायब हो गई और उसकी नाक आधी हो गई। ओल्ड सेथ समझ गया कि एब वाले यंग के अंग काटकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले कि वे यंग को मार पाते, ओल्ड सेथ ने एक गाड़ी चुराई और उसी एड्रेस की तरफ भागा, पर बीच में उसके दोनों पैर भी गायब हो गए और उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओल्ड सेथ किसी तरह कार से बाहर निकला। एड्रेस ज्यादा दूर नहीं था। वो हाथों के बल रेंगता हुआ वहां पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा, लेकिन तभी उसके दोनों हाथ भी गायब हो गए। इसका मतलब था कि एब के लोगों ने यंग सेथ के सारे अंग काट दिए थे और अब उसमें बस आखिरी सांसें बाकी थीं। तभी दरवाजा खुला और किड ब्लू बाहर आया। उसने बिना देर किए एक गोली चलाई और ओल्ड सेथ को खत्म कर दिया। उसी पल दर्द से तड़प रहे यंग सेथ ने भी अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। सेथ की मौत से जो काफी दुखी था, मगर इस घटना ने उसे साफ समझा दिया कि एब से गद्दारी करने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने ठान लिया कि वो अपने काम में कोई ढिलाई नहीं करेगा। कुछ दिन बाद जो अपने अगले टारगेट का इंतजार कर रहा था। तय वक्त निकल गया लेकिन टारगेट सामने नहीं आया। ये देखकर जो हैरान रह गया। तभी अचानक उसका टारगेट प्रकट हुआ। अजीब बात ये थी कि उसका चेहरा खुला हुआ था और उसके हाथ पांव भी बंधे नहीं थे। उसी पल जो ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल जो जैसा था, साफ था। वो उसका भविष्य वाला रूप था, यानी ओल्ड जो। लेकिन जो सेथ जैसी गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने तुरंत ओल्ड जो पर गोली चलाई, मगर ओल्ड जो झुक गया और गोली उसकी पीठ पर बंधे सोने के बार्स से टकराकर रुक गई। जो ने बंदूक फिर से भरने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही ओल्ड जो ने उसे बुरी तरह पीटा, बेहोश कर दिया और उसका ट्रक और बंदूक छीनकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद जब जो को होश आया तो उसने देखा कि ओल्ड जो उसका ट्रक ले गया है और पीछे बस एक नोट छोड़ गया है। उसमें लिखा था, अपनी जान बचाओ और ये शहर छोड़कर भाग जाओ। लेकिन जो जानता था अगर वो भाग जाएगा तो एब उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। वो ओल्ड जो को मारकर ही अपना काम पूरा करना चाहता था। उसने सबसे पहले अपना फ़ोन तोड़ डाला ताकि एब के लोग उसे ट्रैक न कर सकें। फिर वो अपनी बंदूक लेने घर पहुंचा, लेकिन वहां सब तहस नहस था। साफ था एब को ओल्ड जो के भागने की खबर मिल चुकी थी और अब उसके लोग जो को ढूंढ रहे थे। जो ने जल्दी से अपने छिपाए हुए पैसे और बंदूक निकाले। तभी किड ब्लू वहां आ धमका और उसके सारे चांदी के बार्स जब्त करने लगा। मौका पाकर जो ने उसे मारकर बेसमेंट में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने किड ब्लू को समझाने की भी कोशिश की, मैं ओल्ड जो को जल ढूंढकर खत्म कर दूंगा, लेकिन किड ब्लू किसी भी हालत में उसे मारना चाहता था। वो अंदर से ही गोलियां बरसाने लगा। इतने में उसका एक साथी भी आ गया और उसने भी जो पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देख जो फायर एग्जिट से भागा, मगर हाथ छूटने पर सीधा नीचे गिर पड़ा। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया और फ्लैशबैक में लौट आई। उस पल पर जब जो का टारगेट यानी ओल्ड जो भविष्य से आने वाला था। अचानक ओल्ड जो प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा ढका हुआ था और हाथ पांव भी बंधे हुए थे।
जो ने बिना देर किए अगले ही सेकंड गोली चला दी और उसे खत्म कर दिया। दरअसल पहले जो कहानी हमने देखी थी वो उस जो की थी जिससे ओल्ड जो भाग निकला था, लेकिन अब कहानी उस टाइमलाइन की है जहां जवान जो को उसका फ्यूचर रूप भेजा गया था और उसने उसे उसी वक्त खत्म कर दिया था। अब आगे हम देखेंगे कि उस फैसले के बाद क्या हुआ। ओल्ड जो की पीठ पर बंधे सोने के बार्स देखकर यंग जो को समझ आ गया कि अब उसकी रिटायरमेंट हो चुकी है। उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बाद में वो अपने सारे पैसे लेकर चीन चला गया। वहां उसने 10 सालों तक जमकर अय्याशी की। ड्रग्स का इतना आदी हो गया कि उसने अपने सारे पैसे उड़ा दिए। जब पैसा खत्म हो गया तो वो फिर से अपराध की दुनिया में लौट आया और चाइनीज गैंगस्टर्स के साथ काम करने लगा। ये सिलसिला पूरे 23 साल चला, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक चाइनीज लड़की आई जिससे उसे सच्चा प्यार हो गया। उसने अपराध का रास्ता छोड़ दिया और उसी से शादी कर ली। शादी के बाद उसकी पत्नी ने उसकी ड्रग्स की लत छुड़ाकर उसे मरने से बचा लिया। जो अपनी पत्नी को जान से भी ज्यादा चाहता था। इस तरह वक्त गुजरता गया और देखते देखते जो के रिटायर हुए पूरे 30 साल बीत गए। अब वो दौर आ चुका था जब टाइम मशीन की खोज हो चुकी थी और द रेनमेकर मॉब का नया बॉस बन चुका था। उस वक्त हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ रेनमेकर के आतंक की खबरें छाई रहती थीं। अब रेनमेकर के आदमी कभी भी बूढ़े हो चुके जो को पकड़कर 30 साल पीछे भेज सकते थे, जहां उसका सामना यंग जो से होकर मौत से होना तय था। एक सुबह जब ओल्ड जो नींद से उठा तो उसने देखा कि उसकी हथेली पर एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक उसी वक्त रेनमेकर के लोग उसके घर में घुस आए और उस पर बंदूक तान दी। जो ने बिना विरोध किए चुपचाप सरेंडर कर दिया, लेकिन तभी अचानक उसकी पत्नी वहां आ गई। उसे देखते ही एक आदमी ने गोली चला दी और उसकी पत्नी वहीं मौके पर मारी गई। पत्नी की मौत देखकर ओल्ड जो का खून खौल उठा, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रेनमेकर के आदमियों ने टेजर गन से उसे झटका दिया और काबू में कर लिया। उन्होंने उसके हाथ बांध दिए, फिर बेरहमी से उसकी पत्नी की लाश और घर दोनों को आग के हवाले कर दिया। ओल्ड जो को उठाकर वो लोग अपने ठिकाने पर ले आए जहां उनकी टाइम मशीन छुपी हुई थी। टाइम मशीन का टाइम सेट करने के बाद उन्होंने ओल्ड जो की पीठ पर सोने के बार्स बांधने शुरू किए, लेकिन तभी ओल्ड जो ने किसी तरह अपने हाथ छुड़ा लिए और उन तीनों आदमियों को बेरहमी से पीट कर मार डाला। इसके बाद वो खुद टाइम मशीन में बैठ गया और पास्ट में यंग जो के पास पहुंच गया। यही से वही कहानी जुड़ती है जिसमें ओल्ड जो यंग जो से बचकर निकल भागा था। ओल्ड जो को ना मार पाने की वजह से यंग जो के साथ बिल्कुल अलग हालात बन गए थे। जैसे कि पहले टाइमलाइन में ओल्ड जो ने अपने फ्यूचर वाले रूप को मारकर नई जिंदगी शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार हालात उल्टे थे क्योंकि यंग जो ओल्ड जो को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए अब उसे एब और उसके लोगों से बचकर भागना पड़ रहा था। क्योंकि ओल्ड जो यंग जो का ही भविष्य वाला रूप था, इसलिए यंग जो के साथ जो भी नई घटनाएं हो रही थी वो सब ओल्ड जो की यादों में दर्ज होती जा रही थी। इसी वजह से उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे मिट रही थीं। जब यंग जो बंदूक लेने अपने घर लौटा और वहां उसका सामना किड ब्लू और उसके आदमियों से हुआ तो यही सब दृश्य ओल्ड जो के दिमाग में भी चमकने लगे। तभी उसे समझ आया कि यंग जो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। अगर यंग जो मर जाता तो ओल्ड जो भी खत्म हो जाता, इसलिए ओल्ड जो यंग जो को बचाने उसके घर पहुंच गया था। वो वक्त था जब यंग जो फायर एग्जिट से नीचे भाग रहा था और किड ब्लू का आदमी उस पर गोलियां बरसा रहा था। गोलियों से बचते हुए यंग जो फायर एग्जिट से कूदकर नीचे कार पर जा गिरा और बेहोश हो गया। किड ब्लू का आदमी उसे मार डालता इससे पहले ही ओल्ड जो वहां पहुंच गया और उसने उसे गोली से उड़ा दिया। फिर ओल्ड जो ने बेहोश पड़े यंग जो को उठाया और दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। जब यंग जो को होश आया तो उसने खुद को वहीं पाया। ओल्ड जो चाहता था कि वो शहर से दूर भाग जाए, लेकिन यंग जो ने उल्टा फैसला लिया और वापस शहर लौट आया ओल्ड जो को ढूंढने के लिए। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एब के आदमी पूरे शहर में फैले हुए थे और हर जगह यंग जो और ओल्ड जो को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ ओल्ड जो चुपके से एक हॉस्पिटल में घुस आया। वहां उसने कंप्यूटर खोला और एक मैप प्रिंट कर लिया जिसमें 3 बच्चों के घरों की लोकेशन मार्क्ड थी। उसी नक्शे पर उसने अपनी हथेली पर लिखे नंबर भी नोट कर दिए। इसी दौरान ओल्ड जो ने देखा कि उसकी हथेली पर अचानक एक शब्द उभर आया, बिट्रिक्स। उसे तुरंत याद आया कि बिट्रिक्स तो उसी कैफे की वेट्रेस का नाम है जहां वो जवानी में अक्सर कॉफी पीने जाया करता था। ये समझते ही ओल्ड जो तुरंत उस कैफे की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि यंग जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। दरअसल यंग जो ने ही अपने हाथ पर बिट्रिक्स शब्द को रेदकर उसे वहीं बुलाया था। ओल्ड जो के आते ही यंग जो बोला, तुम क्यों नहीं समझते?
अगर तुम जिंदा रहे तो ऐब हम दोनों को मार डालेगा। तुम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हो, अब तुम्हें मरना होगा, तभी मैं अपनी आने वाली 30 साल की ज़िंदगी आराम से जी पाऊंगा। इस पर ओल्ड जो ने पहले यंग जो को शांत किया और फिर कहा, भविष्य में मैं एक लड़की से शादी करूंगा जो मेरी ज़िंदगी बदल देगी, लेकिन रेनमेकर के लोग मेरी पत्नी को मार देंगे। मैं यहाँ पास्ट में इसलिए आया हूँ ताकि कुछ चीज़ें बदल सकूं और उसकी मौत को रोक सकूं। इतना कहकर ओल्ड जो ने आगे बताया, भविष्य में रेनमेकर ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया। सिर्फ 6 महीनों में उसने दुनिया के सारे बड़े माफिया गैंग्स पर कब्जा कर लिया और खुद उनका बॉस बन बैठा, और ये सब उसने अकेले ही कर दिखाया। कहते हैं बचपन में किसी ने उसकी माँ की हत्या कर दी थी। इसके बाद वो अनाथ हो गया और बेहद कठिन हालातों में बड़ा हुआ। इन्हीं हालातों ने उसे खून का प्यासा दरिंदा बना दिया। लेकिन असली सच ये है कि कोई नहीं जानता कि रेनमेकर दिखता कैसा है और कहाँ रहता है। ये सारी बातें मुझे एक एक्स लूपर से पता चलें। भविष्य में रेनमेकर सारे एक्स लूपर्स को पास्ट में भेजकर मरवा रहा है और उनका लूप क्लोज कर रहा है। यही वजह है कि भविष्य में सारे एक्स लूपर्स उससे बचने का रास्ता खोजने में लगे हैं। ये कहते हुए ओल्ड जो ने यंग जो को वो नंबर दिखाया जो उसने हॉस्पिटल से लिए नक्शे पर लिख रखा था। ओल्ड जो ने आगे कहा, ये नंबर मुझे एक एक्स लूपर से मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि आजकल रेनमेकर इसी इलाके में कहीं छुपा है। इस नंबर की मदद से मैं उसे ढूंढ सकता हूं और ख़त्म कर सकता हूं। अगर मैं उसे आज ही मार दूं तो भविष्य में कोई रेनमेकर पैदा ही नहीं होगा। तब न तो उसके लोग मेरी पत्नी को मार पाएंगे और न ही मुझे पास्ट में भेज पाएंगे। जैसे ही रेनमेकर मरेगा, मैं सीधा भविष्य में अपने पत्नी के पास लौट जाऊंगा। यंग जो बोला, तुम अपनी पत्नी बचाने के लिए मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? मेरी पत्नी की फोटो दिखाओ, मैं उससे मिलना ही बंद कर दूंगा। अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो वो जिंदा रहेगी और मुझे उससे मिलना भी नहीं पड़ेगा। फिर भविष्य में वो तुम्हें याद भी नहीं रखेगी। पर ओल्ड जो गुस्से में बोला, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे भूलना नहीं चाहता, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। ये सुनते ही यंग जो ने बंदूक निकाल ली और ओल्ड जो को मारने की कगार पर आ गया, मगर ओल्ड जो ने उसे पकड़कर उसकी बंदूक वहीं पे तान दी। तब तक यंग जो ने ऐप के आदमियों को बुला दिया था। वे आकर ओल्ड जो पर गोलियां चलाने लगे। ओल्ड जो ने जवाब में उन पर फायरिंग शुरू कर दी। मौका पाकर यंग जो ने ओल्ड जो के नक्शे का एक पन्ना फाड़ा और किसी आदमी की बंदूक लेकर ओल्ड जो पर हमला कर दिया। ओल्ड जो किसी तरह खिड़की तोड़कर कैफे से बाहर कूद गया और पास के गन्ने के खेतों की ओर दौड़ पड़ा। जब ओल्ड जो गायब हुआ तो ऐप के आदमी यंग जो के पीछे पड़ गए। बचने के चक्कर में यंग जो एक जेट बाइक पर कूद गया और नाखून कुतरते हुए तेज रफ्तार से गन्ने के खेतों की ओर भागा। पर उसे पता था कि ऐप के लोग ट्रैक कर लेंगे, इसलिए उसने बाइक को हवा में छोड़ दिया और नीचे कूदकर छिप गया। कुछ दूर जाकर यंग जो ने सांस ली और आराम महसूस किया। उसने देखा कि जो पन्ना उसने फाड़ा था उस पर एक निशान था, ठीक यहीं आसपास की कोई जगह। नशे में धुत वो वहीं छिपा रहा जब तक रात नहीं हुई। पास में ही एक घर था। खेत की मालकिन सारा और उसका बेटा सिड वहीं रहते थे। रात होते ही यंग जो गन्ने के खेत से निकलकर उस घर के पास आ गया। वो अभी भी नशे में था और प्यास से तड़प रहा था। उसने सारा से मदद मांगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बंदूक दिखाई, सारा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। प्यास से छटपटा कर वो दरवाजे पर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा का बेटा सिड पानी लेकर आया। सिड ने माँ से विनती की कि आज रात यंग जो को वहीं रहने दे दे, वो बेचारा मदद का हकदार है, और उसने उसे स्टोर रूम में सोने की जगह दे दी। पर सुबह होते ही सारा अपनी बंदूक लेकर आई और उसे कहा कि अभी यहाँ से चले जाए। यंग जो ने उसे नक्शे का फाड़ा हुआ टुकड़ा दिखाया और पूछा, क्या ये वही जगह है? सारा ने देखा और कहा, हाँ ये वही जगह है। लेकिन जैसे ही उसने नक्शे पर लिखे नंबर देखे, उसका चेहरा बदल गया। गुस्से में आकर उसने यंगजो पर गोली चला दी। किस्मत से सारा की बंदूक घातक नहीं निकली। यंगजो सिर्फ जख्मी हुआ। दूसरी ओर ओल्ड जो अभी भी एब के आदमियों से छिप रहा था। यंगजो के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो धीरे धीरे ओल्ड जो की यादों में रूट बना रहा था। तो यहाँ तक कि जो पे अभी लगी गोली का निशान भी ओल्ड जो के सीने पर पुराने जख्म की तरह उभर आया था। इसी बीच सारा ने यंगजो से सवाल किया, ये मेरे घर का नक्शा और ये नंबर तुम्हारे पास क्यों है? तब यंगजो ने उसे पूरी कहानी सुनाई। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है ये नंबर किसका है? सारा ने जवाब दिया, इस नंबर की शुरुआत की जो तारीख है वो 15 जुलाई 2019 है। उसी दिन मेरा बेटा सिड पैदा हुआ था और बाकी के अंक उस हॉस्पिटल का पिन कोड है जहाँ सिड का जन्म हुआ था। ये सुनते ही यंगजो चौकन्ना हो गया। उसने पूछा, तो उस दिन तुम्हारे बेटे के अलावा उस हॉस्पिटल में और भी बच्चे पैदा हुए थे? सारा ने जवाब दिया, हाँ 2 और बच्चों का जन्म हुआ था।
इतना सुनते ही यंग जो को सब समझ आ गया। असल में ओल्ड जो ने नक्शे पर जिन 3 जगहों को चिन्हित किया था वो उन्हीं 3 बच्चों के पते थे जो 15 जुलाई 2019 को उसी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। ओल्ड जो की जानकारी के अनुसार उन्हीं में से कोई एक बड़ा होकर रेन मेकर बनने वाला था। लेकिन ओल्ड जो को ये नहीं पता था कि उन तीनों में से कौन सा बच्चा आगे चलकर रेन मेकर बनेगा, इसलिए वो तीनों को ही मारने आया था। उन्हीं बच्चों में से एक सारा का बेटा सिड भी था। ये बात जानकर सारा और ज्यादा डर गई। वहीं यंग जो ने सारा को ये सच्चाई नहीं बताई कि उसका बेटा जिसे मारने कोई आया है वो उसका खुद का फ्यूचर है, क्योंकि अगर उसने सारा को ये बता दिया होता तो सारा उसी वक्त यंग जो को मार डालती और ओल्ड जो भी खत्म हो जाता, जिससे उसका बेटा बच जाता। यंग जो ने सारा से कहा, मैंने अपना टारगेट छोड़ दिया, इसलिए एब के लोग अब मुझे मारने के पीछे पड़े हैं, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ छुपा लोगी तो मैं तुम्हारे बेटे की हिफाजत करूंगा। वो किलर पहले बाकी 2 बच्चों को खत्म करेगा और फिर जिड को मारने यहाँ आएगा। जब वो आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। सारा इस पर मान गई और उसी वक्त से यंग जो उसके घर के बाहर पहरा देने लगा। अपार्टमेंट वही था जहां ओल्जो का अगला शिकार रहता था, यानी दूसरा बच्चा। ओल्जो चुपके से अपार्टमेंट का हालेवाता देखने लगा, पर उसे पता भी नहीं था कि ऐप का आदमी किड ब्लू सीसीटीवी से उसे लगातार टैग कर रहा था। तभी आपका दूसरा बंदा जैसी यंगजो की तलाश में सारा के घर तक पहुंच गया। जैसे ही जैसी ने कुछ संदेह महसूस किया, यंगजो एक कमरे में छिप गया। जैसी ने खुद को FBI एजेंट बताकर सारा को यंगजो और ओल्जो की फोटो दिखाई और कहा, ये दोनों बाप बेटे हैं, भागे हुए मुजरिम हैं, पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, मुझे शक है कि इन्हीं में से कोई यहाँ इधर उधर छुपा हुआ है। ये कहते ही जैसी जबरदस्ती सारा के घर की तलाशी लेने लगा। सारा उसकी असलियत समझ चुकी थी, मगर अगर वो उसे रोकती तो जैसी को उस पर शक हो जाता। अब यंगजो बुरी तरह फंस चुका था और भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी सिड धीरे से आया और यंगजो को एक गुप्त कमरे में ले गया। उस कमरे से एक सुरंग निकलती थी। सिड उसी सुरंग के रास्ते यंगजो को घर से बाहर ले आया। जब जैसी को घर में कोई नहीं मिला तो वो लौट गया और यंगजो बाल बाल बच निकला। सिड ने यंगजो को समझाया कि ये सुरंग उसके दादाजी ने डाकुओं से बचने के लिए बनवाई थी। यंगजो ने बचाने के लिए सिड और सारा दोनों का शुक्रिया किया। अब सारा को भी यंगजो अच्छा लगने लगा था। रात को उसने यंगजो को अपने कमरे में बुलाया ताकि थोड़ा समय साथ बिता सके। तभी यंगजो ने देखा कि सारा ने अपने हाथ से एक लाइटर हवा में तैराया, मतलब सारा के पास भी टेलीकाइनेटिक शक्तियां थीं। बातों बातों में सारा ने यंगजो से कहा कि जिस वक्त जैसी ने उसे यंगजो और ओल्ड जो की फोटो दिखाई थी, तभी उसे पता चल गया था कि सिड को मारने वाला किलर दरअसल यंगजो का ही भविष्य वाला रूप है। लेकिन अब उसे यंगजो पर भरोसा था कि वो अपने फ्यूचर वाले ओल्ड जो को जरूर मार देगा और सिड को बचा लेगा। इसी भरोसे के चलते उसने जैसी से यंगजो की जान बचाई थी। उस रात यंगजो और सारा ने कुछ प्यार भरे पल साथ बिताए। सुबह जब यंगजो नींद से उठा तो सारा बिस्तर पर नहीं थी। जैसे ही वो नीचे आया, उसने देखा कि जैसी फिर आधमका है और इस बार सारा को बंधक बना रखा है। ये देखकर यंगजो ने अपनी बंदूक नीचे कर दी और बोला, उसे छोड़ दो, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जैसी ने सारा को छोड़ दिया। तब यंगजो ने कहा, मैं खुद अपने फ्यूचर वाले रूप को मारना चाहता हूँ, वो जल्दी ही यहाँ आने वाला है। मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। इसके बदले मेरे पास 948 चांदी के बार्स हैं, वो सब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जैसी नहीं माना और जिद कर बैठा कि यंगजो को एब के पास ही ले जाएगा। उसी वक्त ऊपर वाले कमरे से सिड बाहर आ गया। अचानक उसे देखकर जैसी ने उस पर बंदूक तान दी। डर के मारे सिड पीछे हटा और सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिरने लगा। सिड को गिरते देख यंगजो तुरंत उसकी तरफ भागा। सारा भी पीछे पीछे दौड़ी। यंगजो सिड को पकड़ने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। सारा ने सिड को बचाने के बजाय यंगजो को पकड़कर घर से बाहर खींच लिया। उधर जैसे ही सिड जमीन पर गिरा, अचानक घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। अगले ही पल सिड उठ खड़ा हुआ और गुस्से में जैसी पर जोर से चीखा। देखते ही देखती जैसी हवा में उड़ गया और उसकी छाती से खून फूट पड़ा। उसी के साथ एक भयंकर बवंडर उठा और जैसी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये अजीब घटना दरअसल सिड के डर और गुस्से का नतीजा थी। सिड के पास भी टेलीकाइनेटिक ताकतें थीं, लेकिन बाकी लोगों से अलग। वो सिर्फ छोटी चीजें ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चीजों को भी अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता था। मगर वो अभी बच्चा था, इसलिए अपनी ताकतों पर काबू नहीं रख पाता था। जब भी उसे डर लगता या गुस्सा आता तो आसपास तबाही मचा देता और उस वक्त सामने जो भी होता उसकी जान जाना तय था। यही वजह थी कि सारा भी अपने बेटे के गुस्से से डरती थी।
उधर ओल्ड जो दूसरे बच्चे को खत्म करने उसके कमरे तक पहुंच गया था। तभी उसकी यादों में यंग जो के साथ हुई घटना उभर आई। सिड की ताकतें देखकर ओल्ड जो समझ गया कि असली बच्चा वही है जो बड़ा होकर रेनमेकर बनेगा। इसलिए उसने दूसरे बच्चे को छोड़ दिया और सिड को खत्म करने निकलने ही वाला था कि तभी उस घर में छिपा बैठा किड ब्लू टेजर गन से उस पर टूट पड़ा। ओल्ड जो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और किड ब्लू उसे अपने अड्डे पर खींच ले गया। उधर यंग जो को भी साफ समझ आ गया था कि वहीं सिड बड़ा होकर रेनमेकर बनेगा। वो उसे ढूंढते ढूंढते घर के अंदर आया, मगर सिड वहां से गायब था। यंग जो ने सारा से कहा, तुम्हारा बेटा सिड आगे चलकर एक खतरनाक किलर रेनमेकर बनेगा। अगर वो जिंदा रहा तो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। ये बोलकर यंग जो भी सिड को मारने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन सारा ने रोते हुए विनती की, सिड अभी सिर्फ एक मासूम बच्चा है। सारा बोली, लेकिन वो अपनी ताकतों पर काबू करना सीख जाएगा। मैं उसे हमेशा अच्छी परवरिश दूंगी ताकि वो एक अच्छा इंसान बने और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करे। मगर ये सुनने के बाद भी यंग जो नहीं माना और सिड को ढूंढते हुए गन्ने के खेतों की तरफ निकल गया। कुछ दूर जाते ही उसके सामने सिड आ गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन वो मासूमियत से यंग जो को देख रहा था। ये देखकर यंग जो का दिल भी पिघल गया। तभी सारा वहां आ गई। यंग जो को यकीन था कि ओल्ड जो को अपनी यादों से अब सिड के बारे में सब पता चल चुका होगा और उसे ये भी मालूम होगा कि वो कहाँ है। उसने सारा से कहा, तुम सिड को लेकर ओल्ड जो के आने से पहले कहीं दूर निकल जाओ। उधर दूसरी तरफ किड ब्लू ओल्ड जो को पकड़कर एब के अड्डे पर ले आया था। एब का एक आदमी ओल्ड जो को अंदर ले जाने से पहले उसकी तलाशी ले रहा था कि तभी ओल्ड जो ने मौका देखकर किड ब्लू की बंदूक छीन ली और उसके पैर में गोली मार दी। उसके बाद ओल्ड जो ने मशीन गन उठा ली और कुछ ही मिनटों में एब और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया। फिर वो वहां से निकल गया। हालांकि किड ब्लू अब भी जिंदा था। उधर यंग जो सारा को छोड़कर सड़क पर आ गया था। तभी ओल्ड जो एक ट्रक लेकर वहां पहुंचा जिसमें एब की गैंग का सारा सोना चांदी भरा हुआ था। ओल्ड जो ने यंग जो से कहा, मैं तेरे लिए ट्रक भरकर सोना चांदी लाया हूँ और तेरे सारे दुश्मनों का भी काम तमाम कर दिया है। अब तू इन्हें लेकर निकल जा और आराम की जिंदगी जी, मुझे अपना मकसद पूरा करने दे। लेकिन यंग जो हर हाल में सिड को बचाना चाहता था, वो उसे मरने नहीं दे सकता था। उसने ओल्ड जो पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक किड ब्लू जेट बाइक लेकर वहां पहुंचा और यंग जो वो ओल्ड जो दोनों पर हमला करने लगा, मगर यंग जो ने उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन इस दौरान ओल्ड जो मौका पाकर वहां से भाग गया। उधर सारा सिड को लेकर अपनी ट्रक में बैठकर निकल ही रही थी कि अचानक ओल्ड जो बंदूक ताने उनके सामने आ गया। उसे देखते ही सिड बुरी तरह डर गया और उसकी शक्तियां अनियंत्रित हो गईं। उसी पल उनकी गाड़ी पलट गई। किस्मत से सारा और सिड को गंभीर चोट नहीं आई। दोनों तुरंत गाड़ी से निकलकर खेतों की तरफ भागे, लेकिन तभी सारा गिर पड़ी। सिड ने पीछे मुड़कर सारा को देखा। तभी ओल्ड जो ने उस पर गोली चला दी। सिड दूर जाकर गिरा। एक पल को तो ऐसा लगा कि ओल्ड जो अपने इरादे में सफल हो गया है, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ का सामान हवा में उड़ने लगा। उसी वक्त सिड गुस्से से उठ खड़ा हुआ। गोली उसके जबड़े को छूकर निकल गई थी, जिससे वो सिर्फ घायल हुआ था। फिर सिड ने गुस्से में ओल्ड जो की तरफ देखा। उसी पल चारों ओर तेज हवा का बवंडर उठ खड़ा हुआ। सारा और ओल्ड जो दोनों हवा में ऊपर उठ गए। बवंडर इतना खतरनाक था कि उसी दौरान ट्रक लेकर आ रहा यंग जो भी उसकी चपेट में आ गया और उसकी ट्रक उलट गई। सिड का गुस्सा इतना भयंकर था कि उसकी ताकत सारा और ओल्ड जो दोनों को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। लेकिन तभी सारा ने सिड को प्यार से पुकारा और उसे शांत किया। माँ की आवाज सुनकर सिड धीरे धीरे शांत हो गया और सारा व ओल्ड जो नीचे गिराए। मगर उसी पल ओल्ड जो फिर उठ खड़ा हुआ और सिड को दोबारा अपने निशाने पर ले लिया। ये देखकर सारा ने सिड से कहा कि वो खेतों की तरफ भाग जाए और खुद उसे कवर करने लगी। इस बीच यंग जो भी वहां पहुंच गया, मगर वो ओल्ड जो से काफी दूर था। उसकी बंदूक की रेंज इतनी नहीं थी कि वो उसे मार सके। अब ओल्ड जो की बंदूक का निशाना सारा पर था और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था। तभी ये नज़ारा देखकर यंग जो के दिमाग में वो बात घूमी जब ओल्ड जो ने कहा था कि बचपन में रेनमेकर की माँ को किसी ने मार डाला था। ये सोचकर यंग जो को समझ आया कि असल में सिड के रेनमेकर बनने की वजह खुद ओल्ड जो ही है। अगर आज ओल्ड जो सारा को मार देता तो वहीं से सिड की रेनमेकर बनने की कहानी शुरू होती। अपनी माँ की मौत देखकर सिड के अंदर गुस्से की आग भड़कती। उस वक्त वो भाग तो जाता, लेकिन अनाथ हो जाता। दर दर की ठोकरें खाते हुए बड़ा होता और इंसानियत से नफरत करने लगता। यही नफरत उसे आगे जाकर रेनमेकर बना देती। भविष्य में सिड बदला लेने के लिए ओल्ड जो समेत सभी लोपस को खत्म करता और पूरी दुनिया में तबाही मचा देता। असल में ओल्ड जो रेनमेकर को मारकर भविष्य बदलना चाहता था,
लेकिन बिना जाने वही सिड के रेनमेकर बनने की वजह बन रहा था। अब यंग जो के पास ओल्ड जो को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। उसने बंदूक अपने सीने पर तानी और खुद को गोली मार ली। जैसे ही यंग जो ने दम तोड़ा, उसका फ्यूचर वाला रूप भी उसी पल खत्म हो गया। इस तरह सैरा की जान बच गई और सिड भी वापस अपनी माँ के पास लौट आया। यंग जो ने अपनी कुर्बानी देकर सिड के अंदर पनप रहे रेनमेकर नाम के शैतान को खत्म कर दिया। अब आगे चलकर सैरा की परवरिश में सिड एक अच्छा इंसान बनेगा और सही रास्ता चुनेगा। दोस्तों, आप में से कई लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही। इसके लिए बस सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। धन्यवाद।